Hi, this is Ali Raza and welcome to Physics. It's my YouTube channel Physics by Ali Raza और आज हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ चैप्टर नंबर 20 लेक्चर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स और लेक्चर नंबर 3। इसमें थोड़ा सा पोर्शन एफएससी का भी शामिल होगा। एफएससी का 70% शामिल होगा और थोड़ा सा जो है वो एंटी डेस्क का पोर्शन भी शामिल होगा और हम सीखेंगे कि हम चीज़ों को लेकर किस तरह चलते हैं। ठीक है, तो आज का आर्टिकल है हाफ लाइफ। ठीक है, और हाफ लाइफ के साथ हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डिके लॉ जो है। ठीक है, क्योंकि ये लॉ आता होगा तो हम हाफ लाइफ को कम्प्लीटली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप लोग सब लोग कापी पेंसिल निकाल लें बच्चों, लेक्चर को साथ साथ नोट किए करें। जो लोग लेक्चर को साथ साथ नोट करते हैं, ठीक है, वही आगे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चैनल सब्सक्राइब कर लें ज़रा। ठीक है, अच्छा, रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या कहता है? ठीक है, और ये लॉ है क्या चीज़ या किसके ऊपर बेस करता है? आपने देखा होगा कि जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर 82 से अबव होता है, लास्ट टाइम मैंने पढ़ा कि वो मुसलसल क्या करते थे, रेडिएशन क्या कर रहे होते हैं, बच्चा लोग अमिट कर रहे होते हैं। ठीक, और रेडिएशन अमिट कर रहे होते हैं, वो रेडिएशन क्या होती है, अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशन अमिट करते हैं। जब जैसे ही कोई एलिमेंट क्या करता है, रेडिएशन अमिट करता है, उधर से अल्फा निकली, बीटा निकली, गैमा निकली, तो क्या होता है कि वो जो एलिमेंट है उसका जो न्यूक्लियई है उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है और वो क्या कर जाता है, डिके कर जाता है, अपने एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में क्या हो चुका होता है, कन्वर्ट हो चुका होता है। ठीक है, तो जिस रेट से ये डिके हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिके कह रहे होते हैं। और उसी से लॉ बना है जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, जो दो चीज़ों पर क्या कर रहा होता है, बेस कर रहा होता है। तो अभी मैं देखने लगा हूँ कि हम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व भी किया कि ये जो डिके होता है ये स्पॉन्टेनियस होता है, रैंडम होता है। ये नहीं होता कि आप मसलसल देख रहे हैं कि आज भी वही डिके हुआ, कल भी वही डिके होगा, नहीं, ये स्पॉन्टेनियस टाइम टू टाइम क्या कर रहा होता है, वेरी कर रहा होता है। मसलन लेट्स सपोज इसकी जो हमारे पास वैल्यू आती है वो स्टैटिस्टिकल हम मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं कि ये ट्रेंड चल रहा है तो इसी के हिसाब से ये होगा। लेकिन एक्चुअल में वो जो है वो ये नहीं होता कि हम ये फाइनल नहीं कह सकते, बल्कि हम ट्रेंड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग रेडियो एक्टिव डिके लॉ कि एक्चुअली क्या होता क्या है डिके लॉ, और ये किन दो पॉइंट्स के ऊपर क्या कर रहा था, किन दो पॉइंट्स को लेकर हम इसमें चलेंगे रेडियो एक्टिव लॉ। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाफ लाइफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रेडियो एक्टिव डिके लॉ के अंदर पहले नंबर पे ये जो प्रोसेस होता है ये स्पॉन्टेनियस होता है। पहले नंबर पे ये बात स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, नंबर 2 ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, रैंडम होता है। ठीक है बच्चा लोग, ये क्या होता है, पहले नंबर पे एक स्पॉन्टेनियस होता है और दूसरा क्या होता है, रैंडम होता है। क्लियर हो गया? स्पॉन्टेनियस का मतलब है कभी भी शुरू हो सकता है मिलियंस ऑफ ईयर में शुरू ही ना हो, और हो सकता है अगले सेकंड में कोई एलिमेंट क्या होना शुरू, डिके होना शुरू हो जाए। ठीक है, और इसी तरह ये क्या होगा, ये प्रोसेस क्या होगा, रैंडम भी होगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है ना, प्रेशर को हाई करें, प्रेशर को लो करें, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर को हाई करें, टेम्परेचर को लो करें, कोई रेडियो एक्टिविटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। फिर मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएं या कम करें, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब जो लॉ है उसके दो मेजर पॉइंट्स हैं जिनको मैं अभी लिखने लगा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि नो एलिमेंट, ठीक है, कैन
कंप्लीटली डिके। ठीक है, कोई भी एलिमेंट बच्चे कंप्लीटली डिके नहीं हो सकता। अगर वो डिके होगा तो क्या टाइम रिक्वायर्ड होगा? इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ठीक है, फॉर डिके इन्फिनिट टाइम इज रिक्वायर्ड। इसके लिए कौन सा टाइम रिक्वायर्ड होगा बच्चे? इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड होगा। ये भी हमने आज प्रूव करना है कि होता भी है कि नहीं होता। फिर दूसरा पॉइंट जो है इसी लॉ का दूसरा पॉइंट क्या है? डिके रेट जो होता है, डिके रेट इज डायरेक्टली, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to the original number of एटम या न्यूक्लियर। ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम यहाँ क्या कर सकते हैं आप लोग? न्यूक्लियर भी कह सकते हैं। ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियर कह लें, ओरिजिनल नंबर ऑफ क्या कर लें? एटम कह लें। हमारे पास ये आ जाएगा। ये इसका क्या है? लॉ। ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स कह लें या क्या कह लें? न्यूक्लियर कह लें। क्लियर हो गया? अच्छा जी, बात समझ लगी? क्लियर हो गया? ये मेरे पास। अब ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस करने लगा हूँ। पहले नंबर पे सेकंड पॉइंट, डिके रेट। देखिए ज़रा, अगर एक शहर की आबादी क्या है? 1,00,000, ठीक है, तो ये ओरिजिनल न्यूक्लियाई है। क्लियर हो गया? उसमें से 50,000 मर जाते हैं, 50,000 बच जाते हैं। तो कितना ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम क्या हुए? ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने हुए? ज़्यादा हुए। तो 50,000 क्या हुए? डिके हुए। एक टाइम, हाफ टाइम लेट कर लेते हैं, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। लेकिन अभी मैं हाफ लाइफ का जिक्र नहीं करना चाहता, ठीक है, या मैं कर देता हूँ। चले, वो टाइम जिसके लिए क्या हो, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हाफ रह जाए, उसे हाफ लाइफ कहते हैं। लेकिन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो टाइम जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या रह जाए? हाफ रह जाए। नंबर ऑफ न्यूक्लियर क्या रह जाए? हाफ रह जाए, हाफ डिके हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी देखने लगे। एक शहर है, उसके बाद ये 1,00,000 है, 50,000 मर गए, 50,000 रह गए हाफ लाइफ के अंदर। ठीक है, तो कितने? 50,000 मर गए, 50,000 लेफ्ट हो गए। लेकिन अगर एक आबादी, एक शहर की आबादी 1 करोड़ है, तो फिर के कितने? 50 लाख बचकर 50 लाख क्या रह गए? 50 लाख डिके हो गए। डिके कितने हुए? ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम पहले 1,00,000 था, तो 50,000 डिके हुए। ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? 1 करोड़ हुआ, तो 50 लाख क्या हुए? 50 लाख क्या हुए? जो है डिके हुए। इसका मतलब क्या है? ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स जो है उनको इंक्रीज करते जाएं तो डिके रेट भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। बात समझ लगी ना आप लोगों को? ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो? इंक्रीज कर। चले, मेरे पास क्या है? लेट अस कंसिडर, ये मेरे पास एक कटोरा है, ठीक है, या न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं ये, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, मैं कितने कह लेता हूँ? लेट कर लेता हूँ n न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, n न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, n न्यूक्लियाई है। क्लियर हो गया? n न्यूक्लियर आफ्टर सम टाइम t, ठीक है, जब n है तब टाइम क्या है? 0 है। टाइम क्या है? 0। ऐसे पढ़े हुए, अभी टाइम स्टार्ट नहीं, टाइम 0। ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं या न्यूक्लियर कितने हैं? n है। ठीक है, आफ्टर द टाइम इंटरवल डेल्टा t, ठीक है, डेल्टा n नंबर ऑफ एटम डिके। तो कितने नंबर ऑफ एटम डिके हो गए बच्चे? डेल्टा n क्या हो गया डिके? ओरिजिनल टाइम शुरू में 0 था, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम कितना? ये। जब टाइम कितना हुआ? डेल्टा t, तो इतने एटम क्या हो गए? ये देखिए, अब भी वही है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ एटम्स क्या हो गए? डिके हो गए, कुछ एटम्स क्या हो गए?
लेफ्ट हो गए, ठीक है। जो डिके हुए, ये वाला पोर्शन जो डिके वाला है उसे मैंने डेल्टा एन कह दिया, और जितने टाइम में हुए उसे डेल्टा टी कह लिया, ठीक है। ये लेफ्ट वाले को भी हम जिक्र नहीं कर रहे। अच्छा जी, देखते हैं फिर क्या होने लगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिके क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिके, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिके न्यूक्लियाई, ठीक है, नंबर ऑफ, ये देखिए डिके न्यूक्लियाई ओवर, ठीक है, टाइम, ठीक है। रेट ऑफ डिके इज इक्वल टू डिके न्यूक्लियाई कितने हैं, डेल्टा एन, और टाइम कितना लगा है, डेल्टा टी टाइम लगा है। क्लियर हो गया। अब ये जो रेट ऑफ डिके है, ये देखिए ना, यही कह रहा ना, ये देखिए रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल किसके है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एटम्स भी कह सकते हैं, और अगर एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एटम लिखेंगे, अगर न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिखेंगे। क्लियर हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए जरा, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने, एन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट ऑफ डिके। ये देखे ना, रेट ऑफ डिके आ गया। तो बच्चा लोग ये देखिए जरा क्या होगा, डेल्टा एन, जब रेट ऑफ डिके होता है तो उसके साथ माइनस साइन भी लगा होता है। माइनस साइन का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स क्या है, डिके हो रहे हैं, और ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स लेस हो रहे हैं। पहले क्या थे, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी लेस हो रहे हैं, और नंबर ऑफ एटम भी क्या लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या थे, ग्रेटर, अब ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होगा, लेस। तो नंबर ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये माइनस साइन उसको शो कर रहा है, और डेल्टा टी, और ये बराबर, और लैम्डा, और ये क्या है, एन। क्लियर हो गया। अब मैं इसे क्या कह लेता हूँ, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, ठीक है। अब यहाँ पर जो लैम्डा है, लैम्डा ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है, डिके कांस्टेंट। क्या है, डिके कांस्टेंट, इसे हम क्या कहते हैं, डिके कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू लैम्डा डिके, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ न्यूक्लियाई के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, मसलन देखे ज़रा कि बाज़ न्यूक्लियाई में क्या होता है कि कुछ एटॉमिक नंबर ग्रेटर होता है, कुछ का क्या लेस होता है, कुछ लेस रेडियो एक्टिव होते हैं, कुछ क्या होते हैं, ग्रेटर रेडियो एक्टिव होते हैं। तो हर एलिमेंट का लैम्डा जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट है, तो हर एक का डिके क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर हो गया। तो इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन ये करने लगा हूँ। प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एन ओवर टी। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आया, तो बच्चे ये देखिए ना, इसको आप क्या करें, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इंटू एन, और इसको आप ऊपर उठा के ले जाए, डेल्टा एन ओवर एन, और नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा टी और माइनस आई। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फ्रैक्शनल डिके ऑफ एटम कह लें या न्यूक्लियाई कह लें, ठीक है। और नीचे क्या है, टाइम। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, डिके कांस्टेंट इज डिफाइंड एज
इज डिफाइन एज, ठीक है, फ्रैक्शनल इज डिफाइन एज फ्रैक्शनल डिके ऑफ न्यूक्लियाई पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि फ्रैक्शनल डिके ऑफ न्यूक्लियाई का डिके होना, फ्रैक्शनल डिके होना पर सेकेंड। क्लियर हो गया? यानी कि ऊपर के हम लोग ले रहे हैं डिके और ओरिजिनल की रेशियो ले रहे हैं, और नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट बच्चे, इसका यूनिट पर सेकेंड होता है। बिल्कुल सिमिलर टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है यूनिट। ये एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज भी आया हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, डिके कांस्टेंट, ठीक है। अब डिके कांस्टेंट का एक हाफ लाइफ के साथ रिलेशन है, वो अभी नहीं मैं बताऊंगा, लास्ट में करवाने लगा हूँ। तो अभी मैं अपने नेक्स्ट आगे बढ़ने लगा हूँ हाफ लाइफ की तरफ, ठीक है। हाफ लाइफ की तरफ अभी नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो मैं साथ, ये पहला हो गया, इसको प्रूव मैंने कर दिया 2 को, रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये है। क्लियर हो गया? अब मैं करने लगा हूँ नो एलिमेंट कैन नॉट कंप्लीटली डिके। कोई भी एलिमेंट कंप्लीटली डिके नहीं हो सकता, ठीक है। कब तक? ठीक है, उसको डिके होने के लिए क्या चाहिए होता है, इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो बच्चे ये देखिएगा ज़रा, आप लोग तसल्ली रखिएगा यहाँ पर ही, ठीक है। इधर ही मैं क्या करने लगा हूँ, प्रूव करने लगा हूँ इस चीज़ का कि इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड होता है कि नहीं होता। क्लियर हो गया बच्चे? हमारे पास जो है इन मैथमेटिक्स, पहला इसका नो एलिमेंट, या न्यूक्लियाई क्या लें आप, नो एलिमेंट या न्यूक्लियाई कैन नॉट कंप्लीटली डिके। कोई एलिमेंट जो है वो कंप्लीटली डिके नहीं हो सकता। कंप्लीटली डिके होने के लिए इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड होता है, ये वाली चीज़। तो बच्चे अभी आप लोगों ने साथ देना, कुछ मैथमेटिक्स है, ठीक है। जो बच्चे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, एफएससी के स्टूडेंट हैं, वो इसके बाद डायरेक्ट वो इक्वेशन लिख सकते हैं। और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो मेरे साथ रहिएगा, मैं उन्हें प्रूव करने लगा हूँ मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है, ठीक है। और जो ए लेवल में है वो भी इसी तरह ही पढ़ेंगे जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट निकलेगा वही करें, तो उनका काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। अच्छा देखिए ज़रा, इस चीज़ को मैं क्या कह लेता हूँ, डी कह लेता हूँ, dn/dt, और डायरेक्टली किसकी हो जाएगा, या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -n लैम्डा डेरिवेटिव। क्लियर हो गया? यहाँ से मैं रिप्लेसमेंट करूँगा इसकी, ये देखिए ऐसे मैं इसको कर सकता हूँ dn/n, और ये क्या आ जाएगा, -λ इंटू, ठीक है, -λ dt। क्लियर हो गया? अब बच्चे देखिए ज़रा, जब टाइम 0 है तो उस वक्त ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स है। जब कुछ टाइम हुआ, t गुजरा, तो उस वक्त जो n नंबर ऑफ एटम्स क्या है, रह गए। क्लियर हो गया? ये लेफ्ट एटम की बात करने लगा, इतने नंबर ऑफ एटम रह गए। जब टाइम 0 था तो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स थे एंड नॉट ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम कह लें या न्यूक्लियाई कह लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम, थोड़ा छोटा लिखा जा रहा है, चले कोई नहीं। और जब टाइम t था तो उस वक्त इतने लेफ्ट रह गए या अनडिके रह गए, लेफ्ट अनडिके न्यूक्लियर या एटम की बात कर ले, बात समझ लगी? अब बच्चे यहाँ पर क्या होगा, हम इधर दोनों साइड पर इंटीग्रेशन लेते हैं, ये dn और -λ कांस्टेंट बाहर है, तो इंटीग्रेशन, और ये क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। शुरू में टाइम क्या था, टाइम
ज़ीरो, और फिर बाद वाली लिमिट क्या हुई टी। शुरू में नंबर ऑफ एटम्स कितने थे एन नॉट, जब टाइम ज़ीरो था नंबर ऑफ एटम एन नॉट थी, जब टाइम टी हुआ तो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए एन। जब हमने इसकी इंटीग्रेशन की तो वो रूल है मैथ वालों को पता है, तो लॉग नेचुरल आ जाएगा, ठीक है, लॉग नेचुरल और साथ क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, ठीक है, और साथ मेरे पास क्या आ जाएगा ये लिमिट है एन नॉट और यहाँ पर एन आ जाएगा, और माइनस इधर मेरे पास क्या आ जाएगा लैम्डा, और साथ क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। टी की लिमिट क्या हो जाएगी 0 से टी तक। ये डेरिवेटिव का रूल होता है, ठीक है, बायो वाले स्टूडेंट को नहीं समझ लगेगी, ठीक है, मैथ्स वालों को समझ लग गई है क्या हो। इधर से जैसे हम करें तो ये हम लोग इनिशियल लिमिट और ये क्या फाइनल, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा लॉग नेचुरल, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा लॉग नेचुरल आ जाएगा, ये इनिशियल और ये क्या है फाइनल। अच्छा देखिए ज़रा मेरे पास क्या आ जाएगा लॉग नेचुरल, और यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास ये आ जाएगा लॉग नेचुरल एन माइनस लॉग नेचुरल एन नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा, और टी माइनस क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, और लॉग जो होता है वो माइनस का साइन होता है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ लॉग नेचुरल एन ओवर एन नॉट कर सकता हूँ, ठीक है, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा टी आ जाएगा, और एंटी लॉग लें तो इधर एन ओवर क्या आ जाएगा एन नॉट आ जाएगा, और इधर एंटी लॉग लें तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। क्लियर हो गया। आप लोगों ने अभी सिर्फ ये मैथ था, जो अब बात करने लगा कि इनकी जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनकी बात करने लगा, ये इक्वेशन उन्होंने याद रखनी है। अच्छा ये इक्वेशन कहती क्या है, इधर ही मैं रेज करने लगा, ये इक्वेशन कहती क्या है देख ले जरा। मेरे पास इक्वेशन क्या आई है एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। क्लियर हो गया, ई की पावर लैम्डा। अगर टाइम 0 हो, टाइम 0, ठीक है, टाइम तब क्या होगा ये एन और ये एन नॉट और ई की पावर माइनस ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और एन इज इक्वल टू एन नॉट और ई की पावर क्या हो जाएगा -0, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये किसी की पावर 0 हो जाए तो 1 होता है, तो n इज इक्वल टू एन नॉट। तो बच्चे लेफ्ट एटम, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ लेफ्ट न्यूक्लियाई, ठीक है, लेफ्ट न्यूक्लियाई, या इसको हम लोग क्या कहते हैं अनडिके न्यूक्लियाई। अनडिके न्यूक्लियाई ओरिजिनल न्यूक्लियाई के क्या होंगे इक्वल होंगे जब टाइम क्या होगा 0 होगा। अच्छा जब टाइम क्या हो जाएगा टाइम इन्फिनिट हो जाएगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, n इज इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इन्फिनिट। टाइम अब इन्फिनिट हो गया, मुझे नहीं पता, मैंने यही बोला ना इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट डिके के लिए, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा n और n नॉट और ई की पावर ये क्या हो जाएगा ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी 0, ठीक है, तो n इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे मेरे पास क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैं जब टाइम इन्फिनिट होगा तो लेफ्ट एटम क्या बचेंगे, लेफ्ट एटम 0 बचेंगे। लेफ्ट एटम क्या बचेंगे, लेफ्ट एटम 0, यानी कि अनडिके क्या होगा 0, यानी कि सारे के सारे एटम्स क्या, सारे के सारे न्यूक्लियस, सारे के सारे एटम्स क्या हो चुके होंगे, डिके हो चुके होंगे। क्लियर हो गया। तो ये दोनों लॉ की मैंने वैलिडिटी बताई कि ये रेडियो एक्टिव लॉ के दोनों पॉइंट्स की वैलिडिटी बताई। एक पॉइंट क्या कहता है, एक पॉइंट कहता है कि कम्प्लीटली एलिमेंट को कम्प्लीटली डिके होने के लिए या किसी न्यूक्लियर को कम्प्लीटली डिके होने के लिए या किसी एटम को कम्प्लीटली डिके होने के लिए क्या है इन्फिनिट टाइम क्या होता है रिक्वायर्ड होता है। बात तो होगी, ठीक है, कोई भी एलिमेंट कम्प्लीटली डिके नहीं हो सकता, अगर होगा तो इन्फिनिट टाइम, मैंने प्रूव कर दिया। फिर ये क्या था डिके रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है
डिके डायरेक्ट ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, वो मैंने साथ साथ एक्सप्लेन किया। अभी मैं बात करने लगा हूँ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ किसे कहते हैं? तो बच्चों आप लोगों ने अभी पढ़ा डिके रेट, ठीक है। जब डिके होता है तो नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता है? डिक्रीज होते हैं। सारी बात है, जब डिक्रीज होते हैं तो किसी ना किसी टाइम के ऊपर वो क्या रह जाएंगे? हाफ रह जाएंगे, ठीक है। जिस टाइम के ऊपर, ठीक है, जितने पीरियड के अंदर वो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हाफ रह जाएं, ठीक है, हाफ डिके हो जाएं, हाफ लेफ्ट रह जाएं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी? द हाफ लाइफ ऑफ अ, ठीक है, डेफिनेशन देखे जरा, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज दैट पीरियड, ठीक है, इज दैट पीरियड इन विच, ठीक है, half of the atoms, in which half of the atoms decay or left or undecay, ठीक है। इसको हाफ लाइफ कहते हैं और हाफ लाइफ को T1/2 से डिनोट करते हैं। वो टाइम पीरियड जिसके अंदर क्या हो, किसी भी एलिमेंट के एटम्स की तादाद आधी रह जाए, किसी भी एटम के न्यूक्लियर की तादाद आधी रह जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। होती क्यों है? आपको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट मसलसल रेडिएशन क्या कर रहे होते हैं? खारिज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एलिमेंट की तादाद, एटम्स की तादाद आधी रह जाती है, या न्यूक्लियर की तादाद क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे देखते हैं एक स्टैटिक्स, ठीक है। बच्चे मेरे पास लेट कर लें n नॉट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, और n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। और n क्या है? नंबर ऑफ एटम। अनडिके, नंबर ऑफ एटम्स क्या है? ये अनडिके जितने हैं n उसको क्या करेगा? डिनोट करेगा। तो देखते हैं जरा पहले मेरे पास क्या है। अगर बच्चे हाफ लाइफ क्या हो, जब टाइम क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो n बराबर किसके होगा? n नॉट के होगा। अनडिके और ओरिजिनल एटम्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जब टाइम किसके इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट हाफ लाइफ के इक्वल हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? तब मेरे पास क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, और मेरे पास क्या आ जाएगा? n नॉट फार्मूला यूज़ होगा। और सारी बात है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी यूज़ कर रहे हैं? इधर 0 हाफ लाइफ थी, इधर n क्या है? फर्स्ट हाफ लाइफ क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला रिजल्ट मेरे पास क्या हो जाएगा? ये 1/2 की पावर 1 n नॉट, और ये क्या हो जाएगा? n नॉट/2 आ जाएगा। n नॉट/2 इसका मतलब क्या है? 50% जो है एटम अनडिके रह गया और 50% एटम क्या है? डिके हो चुके हुए हैं। अच्छा, जब हाफ लाइफ क्या हो जाएगी? सेकेंड। तो टाइम फिर कितना हो जाएगा? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 हाफ लाइफ की क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और उधर तब कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 1/2 की पावर n और n नॉट। इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा? ठीक है, और ये 1/4 n नॉट बचेगा।
यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n नॉट बाई 4, n की वैल्यू 2 पुट करके देख लें, क्योंकि n की वैल्यू क्या रखी हुई है, 2 रखी हुई है। अच्छा जी, फॉर थर्ड हाफ लाइफ, ठीक है, n इज इक्वल टू 3, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 1/2, और n इज इक्वल टू 1/2, और n की जगह आप क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और n नॉट आ जाएगा। और इसको हल करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये n इज इक्वल टू 1/8 n नॉट। लो जी भाई, चलो इतने नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, अनडिके रह जाएंगे, और बकाया क्या हो चुके होंगे, डिके हो चुके हैं। अगर इसका जनरल फार्मूला बताएं तो मेरे पास n इज इक्वल टू 1/2 n नॉट और ऊपर n। क्लियर हो गया। और अगर इसका जनरल फार्मूला बनाएं टोटल टाइम और हाफ लाइफ का, तो t ये 1/2। क्लियर हो गया। इसको हम यूज़ करेंगे अभी। अच्छा, तो देखते हैं, ग्राफ में शो करते हैं, इसका ग्राफ देखें कैसे बनेगा। क्लियर हो गया बच्चे। मेरे पास क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और जितने भी हैं, उस वक्त ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स n और n नॉट बराबर है, और उस वक्त टाइम क्या है, 0। ये वाला पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट था जब टाइम क्या था, 0। पहली हाफ लाइफ के बाद, पहली हाफ लाइफ फर्स्ट n इज इक्वल टू 1, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स कितने रह गए, हाफ। तो ये वाला टाइम कितना है, t, फर्स्ट हाफ लाइफ। क्लियर हो गया। ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स ये n नॉट बाई 2, और ये n आ गया, और ये कोई पॉइंट आ गया इधर। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स आधे रह गए, और यहां से ग्राफ शुरू हुआ और इधर आ गया, और ये पॉइंट है, ठीक है, यहां पर, और इधर से ये यहां पर। इसके बाद ये फर्स्ट हाफ लाइफ होगी। जब सेकंड हाफ लाइफ होगी, ये t इज इक्वल टू 2t1/2, नंबर 1 2 3 4। क्लियर हो गया। और ये पॉइंट मेरे पास कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, और इधर नंबर ऑफ एटम्स कितने रह गए, n नॉट बाई 4 n इज इक्वल टू। क्लियर हो गया। ये देखिए सेकंड हाफ लाइफ के बाद, और इधर से ये आ गया, और आपके पास जो स्लोप बनी वो ये बनी, ये सही तरह बन जाए यार। और ये देखिए यहां से स्टार्ट हुई। क्लियर हो गया। जब टाइम कितना होगा, थर्ड हाफ लाइफ, t इज इक्वल टू 3t1/2। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, वो और हाफ हो जाएंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, n नॉट बाई 8 n, और इधर से टाइम कितना होगा, ये वाला, और ये वाले पीक यहाँ से यहाँ तक आती जाएगी। और अभी आप लोगों ने पहले डिके लॉ पढ़ा है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंप्लीटली डिके नहीं हो सकता। ये जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स थे, मैंने उसका क्या कर दिया, ग्राफ क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। ये हमारे पास हो गया ग्राफ इसका। लो जी बच्चों, अभी हमने हाफ लाइफ पढ़ा और कैसे कैसे वेरी करती है क्वांटिटी। मतलब पहली हाफ लाइफ हो तो 50%, दूसरी हाफ लाइफ हो तो 1/4 ऑफ ओरिजिनल एटम्स, और तीसरी हाफ लाइफ हो तो 1/8 ऑफ ओरिजिनल एटम्स। तो कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड सा आ जाता है। मसलन क्वेश्चन में क्या आता है, कहता है कि मेरे पास क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, मेरे पास n नॉट ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं। कितने बचे ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं, n नॉट। ठीक है, वो जो एटम्स हैं उनकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, 24 डेज है। कितनी हाफ लाइफ है, 24 डेज। कहता है 72 डेज के बाद, 72 डेज के बाद, आफ्टर 72 डेज के बाद ये टाइम हुआ, ठीक है,
कि उसके कितने नंबर ऑफ एटम डिके रह जाएंगे और कितने नंबर ऑफ एटम्स अनडिके रह जाएंगे। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, एन जो होता है वो किस चीज़ को शो कर रहा होता है, एन वो अनडिके को शो कर रहा होता है। ठीक है, और आपने डिके वाले भी क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। अनडिके फाइंड आउट करने हैं और डिके वाले क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं कैसे हल होगा मेरे पास। देखते हैं, सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर लेता हूँ। मुझे ये नहीं पता डिके कैलकुलेट करूँ या अनडिके कैलकुलेट करूँ। वो मेरे पास क्या है, n इज इक्वल टू n नॉट और 1 की पावर ये n, ये फार्मूला है। इससे मेरे पास क्या निकलेगा, ये मेरे पास आ जाएगा अनडिके आ जाएंगे, या आप ये कह सकते हैं लेफ्ट जो बच गए हैं वो आ जाएंगे। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि हाफ लाइफ कितनी है। मुझे टाइम पता है कि 72 डेज के बाद कितना आ जाएंगे, हाफ लाइफ पता है 24, लेकिन नंबर ऑफ हाफ लाइफ नहीं पता। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ हाफ लाइफ के लिए, एन। ठीक है, टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, और एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू टी ओवर ये 1/2 कितना है 72 डेज, और ये कितना है हाफ लाइफ कितनी है 24 डेज। ये काट के तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, n इज इक्वल टू ये काट के मेरे पास आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 3। तो कितनी हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ के बाद आपने डिके और अनडिके दोनों फाइंड आउट करने हैं। पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं अनडिके। अनडिके मेरे पास n है और n नॉट और 1/2 की पावर n। ठीक है, और ये n इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3, और ये साथ क्या आ जाएगा n नॉट, और ये आ जाएगा n नॉट बाई 8 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, अनडिके आ गया। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, डिके। क्या फाइंड आउट करना है, डिके। तो बच्चे ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम में जो बचने वाले हैं, जो लेफ्ट रह गए हैं, उनको क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, डिके आ जाएंगे। मसलन कोई मेरे पास एक एटम है, एटम है 100 है। ठीक है, 100 है, तो 100 में से मेरे पास कितने डिके हो गए, 75 डिके हो गए। तो मेरे पास या वो 100 में से 25 जो है मेरे पास अनडिके बचे हैं। तो डिके कितने बचेंगे, 100 में से अनडिके को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। 100 में से अनडिके को माइनस, 100 में से अनडिके कितने 25, तो उसको माइनस करूंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे 75। मेरे पास 25 बचे हुए हैं, तो कितने डिके हुए होंगे 75% क्या हो चुके होंगे, डिके हो चुके होंगे। अभी मेरे पास क्या है, ओरिजिनल आइटम्स n नॉट हैं। ठीक है, और अनडिके कितने हैं, ये वाले। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, डिकेइंग एटम आ जाएंगे। और डिकेइंग एटम कितने आ जाएंगे मेरे पास, ये आ जाएगा n नॉट और ऊपर 8n नॉट माइनस n नॉट ओवर 8, और ये क्या आ जाएगा 7n नॉट ओवर क्या आ जाएगा 8। और इतने एटम्स क्या हो चुके होंगे, डिके हो चुके होंगे। ये वाला फार्मूला अनडिके की इंफॉर्मेशन देता है, और हमने डिके ऐसे सब्ट्रैक्ट करके क्या करने होते हैं, निकालने होते हैं। अभी बनाने बच्चे देख ले ज़रा, एक मैं टेबल बनाने लगा हूँ। ठीक है, उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा। ये तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना, तो मैं एक टेबल बनाने लगा, उसमें इजीली आपको पता चल जाएगा कितने % डिके हुआ, कितने % डिके नहीं हुआ, कितना बच गया, कितना रह गया। तो देखते हैं ज़रा, तो टेबल को बनाता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पर ये एंट्री टेस्ट में यूज़ होता है टेबल, तो इसको मैं बनाने लगा। तो आपका आंसर तो आ गया, लेकिन कोई और भी आ जाए तो आप टेबल को शॉर्टकट में याद रखिएगा ताकि आपको पता चले। बच्चे ये देखिए, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ n, क्लियर हो गया। ये नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम डिके
और नंबर ऑफ एटम्स अनडिके। क्लियर हो? हाफ लाइफ। अगर जब पहली हाफ लाइफ होगी यानी कि टाइम इज इक्वल टू 1t1/2 हो जाएगा हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ। तो उस वक्त क्या होगा पहली हाफ लाइफ में? ठीक है, नंबर ऑफ डिके एटम और नंबर ऑफ अनडिके। नंबर ऑफ अनडिके हमने पहले ही निकाले हुए हैं, तो हमारे पास फार्मूला होता है n इज इक्वल टू n नॉट, ठीक है, और 1/2 की पावर n। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पहली हाफ लाइफ n नॉट बाय 2। तो अनडिके कितने बचेंगे? n नॉट बाय 2 बचेंगे। तो डिके भी ऑब्वियसली बात है n नॉट बाय 2 ही होंगे। 50% डिके और 50%, ये भी क्या है परसेंटेज, तो 50% डिके हो गए और इसकी भी परसेंटेज है, तो 50% क्या हो गए, ये अनडिके रह गए। जब सेकंड हाफ लाइफ n इज इक्वल टू क्या होगा 2, ठीक है। तो अनडिके की बात कर लेते हैं। तो अनडिके आपके पास क्या आएगा n नॉट बाय 4। अभी हम पहले करके आए हैं, ये देखिए ना सेकंड हाफ लाइफ, ठीक है। तो ये कितने बचेगा, ये कितना बचेगा? पहले एक लॉन्ग मेथड करवाता हूँ फिर एक शॉर्ट करवाता हूँ। लॉन्ग मेथड ये है कि आपके पास क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स में से ये वाली चीज़ क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। तो ये मेरे पास डिके एटम्स आ जाएंगे और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3n नॉट बाय 4, ये आ जाएगा। शॉर्टकट करवाने लगा हूँ, जो ये होगा ना उसमें से एक माइनस करके ऊपर लिख देंगे। ये देखिए, जो ये अब वही एक उसमें से माइनस करके लिखे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिके आ जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 75% होता है और ये जो अनडिके रह जाता है वो 25% अनडिके रह जाता है। मतलब n इज इक्वल टू 3, वो सारा कुछ किया ना, n इज इक्वल टू 3, इतना सारा प्रोसेस, तो मैं शॉर्टकट करने लगा। n इज इक्वल टू 3, तो n नॉट बाई 8, ये तो हमें पता ही है ना, फार्मूला हमारे पास है। तो 8 में से क्या करें, -7 ओवर 8 n नॉट, ये देखिए निकला है ना। तो ये मैंने क्या कर दिया, शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये तकरीबन 12.5% अनडिके रह जाता है और ये तकरीबन 87.5 जो हो जाता है वो डिके हो जाता है। थर्ड हाफ लाइफ की बात करते हैं, वो फोर्थ, n इज इक्वल टू 4। 4 में क्या होगा, 4 में, ठीक है, इससे भी हाफ हो जाएगा तो n नॉट बाई 16। फार्मूला आपके पास है वो ऊपर जो लगा हुआ, इसमें वैल्यू पुट करते जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, अनडिके निकलते जाएंगे। क्लियर? इसमें से एक माइनस करें तो 15/16 n नॉट आ जाएगा। क्लियर? n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। परसेंटेज भी आप उसको हाफ कर दें और जितना हाफ करेंगे उसके अंदर ऐड कर दें, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तकरीबन 6.25 आ जाएगा और 92.75% के करीब आ जाएगा, राउंड अबाउट, ठीक है। देख लीजिएगा, n इज इक्वल टू 5 होगा तो n नॉट बाई 32, देखिए ना हाफ हाफ होता जा रहा है 32। अब इधर क्या आ जाएगा 31/32 और n नॉट, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, तो ये क्या आ जाएगा n नॉट बाई 64, ठीक है। और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा 64 है तो 63/64 ऐसे ही आ जाएगा और ना साथ n नॉट आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आप इस तरह क्या कर सकते हैं, ये इस टेबल की मदद से शॉर्टकट मेथड क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, आपके MCQs के लिए यूज़ होगा। अभी मैं पढ़ाने लगूँ आपको साथ इसके कि रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। क्लियर हो गया? रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। ये टेबल ज़रा नोट कर लें, इस टेबल की जगह ही मैं क्या करने लगा, बनाने लगा हूँ, ठीक है। तो टेबल ज़रा नोट कर लें। अभी हम पढ़ने लगे हैं रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। क्लियर हो गया? आपको पता है हर चीज़ का प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपके FSC में इतना ही लिखा हुआ है कि ये देखिए ज़रा, जो है आपके पास डिके कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिके कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.6
93 ओवर हाफ लाइफ। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर डिके कांस्टेंट, इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको क्या करना है, प्रूव करना है, तो और समझाना भी एक्चुअली क्या होता है। आपके पास क्या होता है, एन नॉट, एन इज इक्वल टू क्या था, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। मैंने प्रूव किया था, आपको बताया था टाइम को प्रूव करने के लिए। अब हाफ लाइफ की बात करने लगे, हाफ लाइफ के साथ रिलेशन है, तो ये वाले नंबर ऑफ एटम्स ये कितने रह जाएंगे, एन नॉट बाई 2 रह जाएंगे, और ये एन नॉट और ई की पावर माइनस, और ये टाइम कितना हो जाएगा, टी बाई 2। ये एन नॉट बाई 2 हो जाएंगे और टाइम कितना हो जाएगा, टी बाई 2 हो जाएगा, तभी हाफ लाइफ निकलेगी ना। तो ये इसे काट जाएंगे और लॉग अप्लाई किया जाए, लॉग 1/2, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास लॉग इस ई से कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस लैम्डा टी की पावर 1/2। इसका जो लॉग होता है वो -2 लॉग आ जाएगा, हल करके देख लीजिएगा तो यही आएगा। 1 का लहदा रख ले, -2 का लहदा रख ले, ठीक है, ये ऐसे होगा, लॉग नेचुरल 1 और ये डिवाइड माइनस में करना, और माइनस लैम्डा टी 1/2, और इसका लॉग 0 हो जाएगा और माइनस माइनस से कट जाएगा, तो लॉग नेचुरल 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी 1/2 आ जाएगा। अच्छा जी, आपके पास क्या आ जाएगा, टी 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग नेचुरल 2 ओवर लैम्डा। लॉग नेचुरल 2 ओवर लॉग नेचुरल 2 की वैल्यू कितनी है, 0.693 ओवर लैम्डा। क्लियर हो गया। अगर बच्चे मुझे किसी चीज़ का डिके कांस्टेंट की वैल्यू पता हो, अगर किसी भी एलिमेंट के, ये रिलेशन कहता क्या है, अगर मुझे किसी भी एलिमेंट के डिके कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो, पता हो, ठीक है, तो मैं उसी वक्त क्या कर सकता हूँ, हाफ लाइफ की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर किसी डिके कांस्टेंट की वैल्यू का पता हो तो हाफ लाइफ निकल जाएगी, और अगर हाफ लाइफ का पता हो, ठीक है, अगर हाफ लाइफ का पता हो तो 0.693, तो मैं डिके कांस्टेंट क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। और पेपर में एमसीक्यूज क्या आता है, डिके कांस्टेंट का प्रोडक्ट और हाफ लाइफ का, डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का प्रोडक्ट 0.69, ठीक है, 0.693 के इक्वल आ जाता है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।